on. Call me when you need. Call me in the morning. Hello guys, welcome to my channel. So today we're gonna study the Cold War era of class 12th. So let us start. So first of all we need to understand what was the Cold War. So in simple words if we say, so it was a competition, a tension and a series of confrontation after the second world war between the two superpowers. So अगर हिंदी में समझे तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसका जब एंड हो गया था अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विद द विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेस. तो अलाइड फोर्सेस में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अलाइड फोर्सेस थी और एक एक्सेस पावर थी. ओके तो जो अलाइड फोर्सेस थी उसमें अपना यूएस था, सोवियत यूनियन दैट वाज द यूएसएसआर, ब्रिटेन था और अपना फ्रांस था जिनने डिफीट किया था एक्सेस पावर को. एंड द एक्सेस पावर्स वर लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान. सो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड इन 1945. तो हमारा जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था उसी के साथ ही अपने कोल्ड वॉर एरा की स्टार्टिंग हो गई थी. सो जो अपना कोल्ड वॉर एरा था इट स्टार्टेड फ्रॉम 1945. तो अपना जो कोल्ड वॉर एरा था इट स्टार्टेड इन 1945 विद द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945 में और 1945 से ही अपना कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. अब जैसे मैंने आपको कोल्ड वॉर किताब की भाषा में बताया इट वाज अ कंपटीशन, टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन. ओके अब अगर मैं आपको इसको अपन प्रैक्टिकली देखें तो कोल्ड वॉर था क्या. कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजी का वॉर था. एक तो थी अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस और एक थी अपनी ईस्टर्न अलाइंसेस. इन दोनों अलाइंसेस के बीच का जो वॉर था दैट वाज द कोल्ड वॉर. और ये जो वॉर था प्रैक्टिकली अपन देखें तो इट वाज अ आइडियोलॉजिकल वॉर. ओके तो जो अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस थी वो दैट वाज लेड बाय द यूएसए और जो अपनी ईस्टर्न अलाइंसेस थी दैट वाज लेड बाय द यूएसएसआर एज वी नो. So the USA believed in liberal democracy and capitalism while the USSR believed in communism and socialism. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो अलाइंसेस हो गई थी, एक तो वेस्टर्न अलाइंसेस और ईस्टर्न अलाइंसेस. तो जो अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस थी दैट वाज लेड बाय द यूएसए और जो ईस्टर्न अलाइंसेस थी दैट वाज लेड बाय द यूएसएसआर. तो अब जब मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल वॉर था तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी. तो जो अपना यूएसए था उसकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म और जो अपना यूएसएसआर था उसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और सोशलिज्म. सो ये मैंने आपको ऊपर का बताया कि कोल्ड वॉर था क्या. अब अपन एनसीईआरटी के अंदर चलते हैं. आपकी एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर. तो अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे. तो क्यूबा क्या है. सो क्यूबा इज़ एन एले ऑफ यूएसएसआर इज़ नहीं वॉज. तो जो क्यूबा था वो एक एले था यूएसएसआर का जो हमारी ईस्टर्न अलाइंसेस है उसका. और ये ईस्टर्न अलाइंसेस से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों एड्स इसको अपनी यूएसएसआर प्रोवाइड कराती थी. ओके अब क्या हुआ इन अप्रैल 1961 जो लीडर था यूएसएसआर का अपने सोवियत यूनियन का ही वॉज़ वरिड कि जो यूएसए है जो अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस है वो क्या कर लेंगी. इट वुड इन्वेड द कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा and overthrow the presidential rule of Fidel Castro. तो क्या करेगी एक मतलब डर लगने लगा था यूएसएसआर को अप्रैल 1961 के अंदर कि जो यूएसए है वो क्या कर लेगी जो कम्युनिस्ट रूल क्यूबा है जो इनका एले है उसको वो क्या कर लेगी कैप्चर कर लेगी और जो वहाँ का प्रेसिडेंट है फिडेल कैस्ट्रो उसको ओवरथ्रो कर देगी. देन क्या हुआ अब इसके लिए 1962 में जो लीडर था अपने सोवियत यूनियन का अपने ईस्टर्न अलाइंसेस का निकिता क्रुश्चेव उसने क्या किया उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दी क्यूबा के अंदर फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ रशियन बेस. उसने क्या किया क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया. बट क्या हुआ 3 वीक्स लेटर 3 वीक्स के बाद जो अमेरिकन्स थे इट बिकेम अवेयर ऑफ इट. उनको पता चल गया कि जो अपना निकिता क्रुश्चेव है उनने क्या कर दिया वहाँ पे उसको रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया. सो जो यूएसए था उसको भी डर लगने लग गया था. ओके फिर क्या हुआ जो यूएसए का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी उसने उसके एडवाइज़र्स को बोला कि इसके लिए एक सल्यूशन निकालो.
भैया इसके लिए एक सल्यूशन निकालो, ये नहीं कि हम लोग जाएं और जाके लड़ने लगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, ये नहीं चाहते थे वो लोग। तो अपने जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि इसके लिए एक सल्यूशन निकालो कि अपन अवॉइड करें एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को। ओके, बट एक तरफ क्या था, जो क्रुश्चेव था, ही वॉज डिटरमाइंड टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम दी क्यूबा। अब क्या, जो क्रुश्चेव था वो भी डिटरमाइंड था कि वो भी जो न्यूक्लियर वेपन्स जो उन्होंने लगाए हैं उसको हटा देगा। ओके, अब क्या हुआ, कैनेडी जो था, जॉन एफ कैनेडी, उसने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि अगर कोई भी सोवियत शिप क्यूबा की तरफ आती हुई दिखे तो तुम उसको एक वार्निंग की तरह ले लेना। ओके, सो दिस सीम्ड अ क्लैश बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। दिस क्लैश केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, एक क्लैश था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई ये लिख देना। देन इट मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। अब पूरा जो दुनिया थी वो नर्वस हो गई थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाए। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या किया था, जो अपने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उनने अपनी चिप्स को वापस बुला लिया क्या कि तुम वापस आ जाओ, हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं। ओके, सो अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बस उतना ही है, बट 2-3 चीज़ें और यहाँ पे एडेड है, जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कैसे एंड हुआ और वो सारी चीज़ें हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो मैं आपको इसका एक ग्लिम्स दे देती हूँ। क्या हुआ था, अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। तो जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड को बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, देन उसके बाद में फिर अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेके 1945 तक। अब जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जैसे कि अपन को पता है अलाइड फोर्सेस थी और एक्सेस पावर थी। अलाइड फोर्सेस में वी नो दैट यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था और फ्रांस था, जिसने डिफीट कर दिया था एक्सेस पावर को, जो कि थी जर्मनी, इटली और जापान की। ओके, अब ये चीज़ हो गई थी कि जो अपनी एक्सेस पावर थी वो तो हार ही चुकी थी, अब अपनी अलाइड फोर्सेस आ गई थी। तो इससे क्या हुआ, एक अपन कह सकते हैं कि इससे अपने बाइपोलैरिटी का स्टार्टिंग हो गई। ओके, बाइपोलैरिटी मतलब एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं जब अपन किसी भी दो पार्ट्स अपन को डोमिनेट कर रही हूँ। ओके, सो उस टाइम पे दो पार्ट्स कौन थी, अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस और अपनी ईस्टर्न अलाइंसेस, अपना जो यूएसए था और अपना जो यूएसएसआर था। ओके, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ था कि जब जो यूएसए था उसने क्या किया था, एटम बॉम्ब्स गिरा दिए थे दो एंशिएंट सिटीज़ जापान की जो थी हिरोशिमा और नागासाकी उसके ऊपर, और इससे क्या हुआ था कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हो गया था। ओके, अब क्या हुआ, अब कोल्ड वॉर का इमर्जेंस हुआ 1945 के अंदर, जब इन्हें बॉम्ब्स गिराए। ओके, फिर वहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई। अब कोल्ड वॉर में क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, कोल्ड वॉर वॉज अ आइडियोलॉजिकल वॉर। ओके, बेसिकली अगर अपन इसको प्रैक्टिकली देखें तो वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जो कि था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। आइडियोलॉजी भी मैंने बता दी, यूएसए जो था लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म फॉलो करता था, यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म फॉलो करता था। ओके, बुक की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इट वॉज रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशन एंड द सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइंसेस। ओके, अगर अपन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो अपन को कोड नेम्स दे रखे हैं इन बॉम्ब्स के, जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिरा था उसका कोड नेम था फैट मैन। सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। देन अपना जो ये है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन समझते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर।
अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो दोनों साइड्स थी वो इतनी केपेबल थी कि वो अपने सामने वाली साइड को उड़ा सकती है, बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। दोनों के पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूक्लियर वॉर्स थे, वेपन्स थे, उनके पास में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो सामने वाले का खात्मा कर सकते थे। ओके, बट इससे क्या होता, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। और ऑलरेडी जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसने इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया था कि अब ये लोग और डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे। इसलिए जो अपना कोल्ड वॉर था वो एक कोल्ड वॉर है। इंस्पाइट इट वॉज़ वेरी इंटेंसिव, मतलब जो पावर राइवलरीज थी, जो राइवलरीज थी उन दोनों ग्रेट पावर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा थी, बट इट रिमेन्ड कोल्ड। वो एक हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ या फिर वो शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या डिटरमाइन करती है अपन को, ये अपन को होता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि मतलब दोनों के पास कैपेसिटी है कि वो सामने वाले को उड़ा दे। ठीक है, बट उससे क्या होगा, उससे डिस्ट्रक्शन ही होगा, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। इससे बढ़िया कि वो उसको एक कोल्ड वॉर ही रखें, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। अब बेसिकली इसमें क्या देखना है अपन को कि जो अपनी टू पावर्स थी, अपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न अलाइंसेस, द यूएसए और द यूएसएसआर थी, उनने क्या कर रखा था, उनने अपने साथ में बहुत सी अलाइंसेस भी जोड़ रखी थी। ओके, वो दो सुपर पावर्स तो थी ही, उनने उनके साथ साथ उनने दो तीन तो नहीं, उससे भी ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज़ अपने साथ में जोड़ रखी थी जो कि उनकी ही अलाइंसेस थी। ओके, उनकी अलाइंसेस का एक पार्ट थी। अब बेसिकली इसमें बता रखा है अपन को कि उनको क्यों वाई दे नीडेड अलाइंसेस। सो इसमें अपन को 5 पॉइंट याद रखना है बस, कि पहला तो ये है कि उनको वाइटल रिसोर्सेज मिल सके जैसे कि ऑयल्स और मिनरल्स। सेकेंड ये है उनको टेरिटरी मिल सके ताकि वो उनके वेपन्स और जो उनके ट्रूप्स हैं उसको लॉन्च कर सके। ओके, ऐसा तो है नहीं यूएसए इधर है तो इधर से बॉम्ब छोड़ेगा तो सीधा यूएसएसआर पे गिर जाएगा, इतना डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता था। इसलिए उनने क्या किया, उनने दूसरी कंट्रीज़ को अपना अलाइंस बनाया ताकि वो वहाँ पे जाके अपना बॉम्ब रख सके, वहाँ से वो लॉन्च कर सके। ओके, या फिर अपने ट्रूप्स को वहाँ से वो भेज सके। वैसे बॉम्ब इन्हें लॉन्च किया तो नहीं था, मतलब जैसे कोल्ड वॉर था, नाम दे रखा है कोल्ड वॉर, तो इसमें शूटिंग वॉर्स नहीं थी। ओके, देन सेकेंडली अपन बोल सकते हैं लोकेशन टू स्पाई ऑन ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर वो क्या रख सके, स्पाई रख सके, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सके कि सामने वाला क्या कर रहा है, मेरा दुश्मन क्या कर रहा है। इसलिए चौथा अपना आता है टू गेन इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी। उनको क्या अलाइंसेस जो थी उनसे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था जिससे वो उनकी आर्मी को मेंटेन करके रख सकते थे। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है टू विन द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। अब ये बेसिकली जैसे कि अपन ने देखा इट वाज अ आइडियोलॉजिकल वॉर, यूएसआर और जो यूएसए थे उनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर था, दैट वाज द कोल्ड वॉर। ओके, सो ताकि वो आइडियोलॉजिकल जो वॉर है वो विन कर सके, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके उनको लोगों का, इसलिए उनने क्या किया था, अलाइंसेस को अपने साथ में जोड़ लिया था। तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट दे आर सफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पे अपन को डिवीज़न के बारे में बताता है कि जो अलाइंसेस थी वो कैसे डिवाइड हुई थी। ओके, सो क्या था, मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट यूरोपियन साइड, जो वेस्ट यूरोप के साइड की थी वो चली गई यूएसए के साथ में और उनने अडॉप्ट कर ली डेमोक्रेसी एज देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कैपिटलिज्म एज देयर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। ओके, और फिर क्या था, जो दूसरी साइड की थी, जो ईस्टर्न यूरोपियन साइड्स की थी, उसने ज्वाइन कर लिया था सोवियत कैंप को। ओके, सो ऐसे क्या हो गया कि जो यूरोप के ईस्ट की साइड की थी वो तो चली गई अपने यूएसएसआर के साथ में, और जो यूरोप के ऑफ द कंट्रीज़ उनने क्या कर लिया था, यूएसए को ज्वाइन कर लिया था। सो इसी से उनको नाम मिल गया उनकी ईस्टर्न और वेस्टर्न अलाइंसेस। ये जो मैप है इसमें अपन को दे रखा है, सबसे पहले बोल रहा अपन को नाटो मेंबर्स। अब बेसिकली मैं आपको बताऊँ नाटो क्या था। नाटो अपन अपने यूएस का जो ब्लॉक है, अपना जो ईस्टर्न अलायंस का ब्लॉक है, उसको ही अपन नाटो भी बोलते हैं। ओके, और जो नाटो था उसमें 12 मेंबर्स थे और उनका एक प्रिंसिपल था। उनने क्या कहा कि अगर हमारे अगेंस्ट, किसी भी एक के अगेंस्ट कोई भी कंट्री या कोई भी लोग अटैक कर देता है, ओके, तो हम मानेंगे कि वो हम सब के ऊपर अटैक हुआ है। ओके, इट इज़ सो अगर अपन इसको बोलें तो नाटो हैड 12 मेंबर्स बाउंड बाय अ यूनिटी अगेंस्ट एनी अटैक बाय अपोजिंग ग्रुप। ओके, कि मतलब कोई भी अटैक आया तो क्या समझेंगे कि हम 12 पे अटैक हुआ है और वो सारे 12 के 12 मिलके उसका जवाब देंगे।
ओके, सो नाटो जो अपना है ये अपनी ईस्टर्न अलाइंसेस, ये अपना यूएसए। तो जो येलो येलो पार्ट है ये सारा अपना ईस्टर्न वेस्टर्न अलाइंसेस था, और ये जो रेड पार्ट है वार्सो पैक्ट मेंबर्स। और वार्सो पैक्ट किसके लिए? यूएसएसआर के लिए है। ओके, नाटो तो हो गया अपना यूएसए के लिए, और वार्सो पैक्ट हो गया अपना यूएसएसआर के लिए। और ये जो रेड में है ये सारे यूएसएसआर के साथ में है। देन ये जो ग्रीन में है ये कह रहा है अदर कम्युनिस्ट नेशन, जो दूसरे कम्युनिस्ट नेशंस थे, और जो ग्रे में है वो अदर्स हैं, वो और भी तो कंट्रीज़ होंगी भैया, ठीक है। सो अपन को यहाँ पे नाटो के बारे में बता रखा है। सो जो अपना नाटो था उसका फुल फॉर्म है अपना नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एसोसिएशन थी 12 स्टेट्स की, ठीक है, जिसने डिक्लेयर कर दिया था दैट एनी अटैक, कोई भी अगर आर्म अटैक, एनी वन ऑफ अस, किसी भी एक के ऊपर अटैक होता है ऑफ देम इन यूरोप और दी नॉर्थ अमेरिका वाले ने किया अटैक, ओके, वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वही चीज़ उसने बोलती, किसी भी एक के ऊपर अटैक हुआ तो वो मान लेंगे कि हम सब के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो सारे मिलके उसका जवाब देने जाएंगे। ओके, सो नाटो क्या है? नाटो एक एसोसिएशन है 12 स्टेट्स की जिनने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी। ओके, और ये किसकी एसोसिएशन है? अपनी अपनी वेस्टर्न अलायंस की, सॉरी, जो अपना यूएसए है, जो अपनी वेस्टर्न अलायंस है उसकी एसोसिएशन है। और ये कब फॉर्म हुई थी? इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949 के अंदर। ओके, अब इसमें अपन को बता रखा है दूसरा, अब अगर इनने बनाया तो वो थोड़ी पीछे हटेंगे ईस्टर्न अलाइंसेस वाले। सो उनने भी क्या बना ली? उनने भी बना लिया अपना वार्सो पैक्ट। और वार्सो पैक्ट था, इट वाज लेड बाय द यूएसएसआर। वार्सो पैक्ट कब क्रिएट हुआ था? 1955 के अंदर। और उसके प्रिंसिपल फंक्शन क्या था? जैसे उनका तो था कि किसी भी एक के ऊपर हुआ अटैक तो हम सबके ऊपर माने, इनका प्रिंसिपल फंक्शन क्या था? टू काउंटर दी नाटोज फोर्स इन यूरोप। जो नाटो की जो यूरोप के अंदर फोर्स है उसको काउंटर करना इनका प्रिंसिपल था। ओके, अब यहाँ पे अपन ने बात करी यूरोप के बारे में, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं जैसे कि अपन ने नाटो ऊपर देखा, वार्सो पैक्ट भी देखा, उनका जो उनने डिवीज़न करा वो भी अपन ने देखा। सो ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक तरह से मान सकते हैं जो यूरोप है उसको एक मेन कॉन्फ्लिक्ट का एरिना बना रखा है, इनने सेंटर बना रखा है। एरिना का मतलब होता है एरिया। ओके, सो मेन एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना रखा है यूरोप को। अब यूरोप भी थोड़ी एशिया भी तो होगा भैया, यूरोप ही थोड़ी है एशिया भी तो होगा। सो एशिया में इन लोगों ने क्या किया? सो अब अपन एशिया की बात करें तो एशिया में इनने 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। यूएस की जो अलाइंसेस थी जो कि वेस्ट एशिया के अंदर थी, उनने उनकी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक थी सीएटो और एक थी सेंटो। सीएटो थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी थी सेंटो, दैट वाज दी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दोनों जो थी ये किसका पार्ट थी? ये अपनी वेस्टर्न अलाइंसेस का पार्ट थी। और ये कहाँ से बनी थी? अपनी वेस्ट एशिया से। अब इसमें अपन को बता रखा है नाम के बारे में। अपन ने पढ़ लिया नाटो हो गया, अपना वार्सो पैक्ट हो गया, सीएटो, सेंटो, ये सारे हो गए। ओके, अब ये तो सारी हो गई, एक तो ईस्टर्न अलाइंसेस के साथ में, एक वेस्टर्न अलाइंसेस के साथ में। अब भैया थर्ड वर्ल्ड का क्या होगा? जो वो लोग जो हैं जो किसी के साथ में भी अलाइंड ही नहीं है, मतलब ना वेस्टर्न के साथ में ना ईस्टर्न के साथ में है, सो उनका क्या होगा? सो उनने क्या किया? उनने मिलके बना लिया नैम, द नॉन अलाइंड मूवमेंट की, मतलब वो किसी के साथ में भी अलाइंड नहीं है। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी बेसिकली, उनने क्या किया? उनने नाम को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनको ये था कि भैया हमारा फ्रीडम कहीं वापस से ना चला जाए, तो उनने क्या किया? नाम को ज्वाइन कर लिया था उन लोगों ने। सो बेसिकली यहाँ पे अपने पास में 3 वर्ल्ड हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और अपना थर्ड वर्ल्ड। जो फर्स्ट वर्ल्ड है अपन बोल सकते हैं अपना जो वेस्ट ईस्टर्न अलाइंसेस है, अपना यूएसए वाला पार्ट। जो सेकंड वर्ल्ड है अपना यूएसएसआर, सोवियत यूनियन वाला। और जो थर्ड वर्ल्ड है वो हो गया अपना नाम का, जो किसी के साथ में भी अलाइन नहीं थे। सो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे क्यों उन लोगों को नीड थी अलाइंसेस की। ओके, सो वही 4 पॉइंट यहाँ पे भी दे रखे हैं। 5th पॉइंट मैंने ऐड अप कर दिया था कि वो लोग अपनी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को जीतना चाहते थे। ओके, सो गाइज़ आज के लिए इतना ही बस, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर से पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।